कृपा करेंगे और वो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे सभागार में उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से उन्हें लोगों ने सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ वे भी लोगों ने सुनेंगे। तो अब आग्रह ये होगा कि अगला सत्र जो हमारा होगा वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा। और शिक्षा में हमारे बीच धनबाद में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान IIT के प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा साहब हैं, डॉक्टर धीरज सर हैं, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिंह सर हैं और कई शिक्षाविद हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर मिश्रा सर से वो कृपया मंच पर आएंगे। प्रोफेसर मिश्रा सर, कुलपति महोदय डॉक्टर सिंह सर से आग्रह करूंगा कृपया मंचासीन होंगे। डॉक्टर धीरज सर से आग्रह होगा कृपया मंच पर आएंगे। हमारे बीच डॉक्टर कामता प्रसाद है, शिक्षाविद, उनसे भी आग्रह होगा वो कृपया मंच पर आएंगे। रीना मंडल जी हमारे बीच हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। रीना मंडल जी से आग्रह होगा कृपया मंच पर आ जाएंगे। महिला प्रतिनिधित्व के रूप में उनका स्थान रहेगा और सभागार में उपस्थित लोगों से आग्रह है कृपया वो अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे ताकि सत्र को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में हमें सहूलियत हो। कन्वीनर के रूप में हमारे बीच प्रमोद झा जी और डॉक्टर प्रमोद पाठक जी हैं। डॉक्टर प्रमोद पाठक और प्रमोद झा भी शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए। तो अब जो हमारा सत्र का जो पूरा अच्छे तरीके से पूरा हो गया है, ये सारे लोग शिक्षा क्षेत्र से ही है, कोई शिक्षा का बाहर नहीं है। और एक सोशल एक्टिविस्ट का सत्र होगा, उसमें समाज सेवा से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। एजुकेशन के सत्र को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हमारे मंचासीन हैं, चूंकि लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में रीना मंडल लगातार काम कर रही हैं। मैं उनसे ही शुरुआत करता हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना मेरे वक्ताओं से निवेदन होगा कि अपने विचार प्रवाह को 3 से 4 मिनट में निष्कर्ष पर ला देना है। चूंकि वक्ता जितना भी बोले वो कम है, हमारे बीच जो विद्वान वक्ता है वो हम लगातार सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की पात्रता है कि उनके पास समय की कमी है और सभागार में उपस्थित लोगों को भी समय की कमी है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो मूल बातें हैं संक्षिप्त में हम लोग को प्रेषित कर देनी है। 3 से 4 मिनट का वो समय देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीना मंडल जी से और आगे कि धनबाद का कैसे वो चौमुखी विकास, इस पर आप अपनी राय दें। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, और सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल औपचारिक संबोधन जो है उसकी जरूरत नहीं है, जाता है, इससे समय ज्यादा लग जाता है। तो संबोधन को कृपया हटा करके चलेंगे, सीधे मूल बातों से स्टार्ट करेंगे और उसे तक पूर्ण करेंगे। रीना मंडल जी ये वक्ता होंगी, धनबाद का कैसे हो चौमुखी विकास। गुड इवनिंग एवरीवन। आज यहाँ मंच पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को भी मिला। सबसे पहले तो मैं सिटी लाइव की 12वीं सालगिरह पर आप सभी सिटी लाइव परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। मेरा सवाल है, जो मुझसे सवाल किया गया है कि धनबाद का चौमुखी विकास कैसा हो और कैसे हो। इसके लिए चौमुखी विकास का मतलब है चारों तरफ विकास हो, एक तरफा नहीं। धनबाद में जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, और हम लोग का सबसे बड़ी जो डिमांड है एयरपोर्ट का। आप लोग सभी जानते हैं कि हमको बताने की जरूरत नहीं है कि धनबाद
धनबाद ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। धनबाद नहीं, पूरा भारत में ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। और आप सब जानते होंगे कि धनबाद एक ऐसा जिला है जो पूरे भारत में और पूरे झारखंड को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे धनबाद में एक एयरपोर्ट तक नहीं है। अगर किसी को तबीयत खराब हो, इमरजेंसी हो, तो तुरंत हम कहीं जा नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें घंटों का समय तय करना पड़ता है। ये हमारे लिए सभी धनबाद वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हमारे यहाँ बेहतर शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर की कमी है, व्यवस्था सही नहीं है, साफ सफाई भी ठीक नहीं है। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो ऐसा हम लोग का कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा केंद्र भी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ अगर 10th मुश्किल से कर लेते हैं तो 12th के बाद बाहर जाना पड़ता है, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर, दिल्ली पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। तो हमारा सवाल भी है और हम आंसर भी देंगे कि ऐसा जब हमारा धनबाद पूरे भारत में डायमंड, ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, मतलब काला हीरा, जब हमारा जिला पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है, तो फिर हमारा धनबाद में विकास की गति क्यों नीचे है? इसका दोष हमारे धनबाद जिले के, झारखंड के जितने भी हम लोग जन हैं, हमारा भी है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते, हम लोग चुपचाप रहते हैं, देख के अनदेखा करते हैं। जिसको प्रॉब्लम होती है वो झेलते हैं, जिसको प्रॉब्लम नहीं होता कुछ बोलते नहीं है। बोलने से विरोध शुरू हो जाता है। अगर सच्चाई के लिए आवाज उठाएंगे तो हमको दबाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके चलते हमारा विकास रुका हुआ है। जो आ रहे हैं जनप्रतिनिधि चुन के वो अपना विकास कर रहे हैं, धनबाद का विकास नहीं कर रहे हैं। धनबाद में हमको लगता है बेहतर सड़क भी पहले नहीं था, जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम है। मैडम कृपया समय का ध्यान रखें। ठीक है, समय नहीं लोगी, लेकिन जो शिक्षा का जो सवाल है उस सही में हमारे धनबाद में बेहतर शिक्षा केंद्र नहीं है। पढ़ाई के लिए शिक्षक ढंग का नहीं है। हमारे बच्चे को हम लोग बाहर भेजते हैं और ऐसे भी होते हैं कि बाहर जो चले जाते हैं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम अपने जनप्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द धनबाद में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाए और एयरपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा धनबाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। जी धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। के लिए बच्चों का पलायन, स्वास्थ्य, तमाम बातें, लेकिन मैं एक निवेदन फिर से इस पैनल से करना चाहूँगा कि क्योंकि ये पैनल खासतौर से शिक्षा पर केंद्रित है, तो अगर शिक्षा पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि अन्य मुद्दों पर फोकस करने के लिए अन्य पैनल्स हैं। जी धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँगा, इधर ITI के कामता जी हैं कि तकनीकी शिक्षा या आपके जो डोमेन में क्या कार्रवाई चल रही है इस पर थोड़ा सा कैसे विकास से लिंक करेंगे। हेलो पंचासीन सम्मानित अतिथि सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी को अभिनंदन। मुझे तकनीकी शिक्षा पर बोलने का वक्त दिया गया। हम लोग अभी तक जो सुन रहे थे धनबाद के चौमुखी विकास के लिए, हम लोग अभी तक चर्चा की एक तरफे धनबाद के विकास की। धनबाद सिर्फ शहर नहीं है, धनबाद के आसपास ऐसे इलाके हैं जहां पर संसाधन का अभाव है, जहां के बच्चे गरीबी से त्रस्त हैं। उन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। आप गोविंदपुर का क्षेत्र चले जाइए, पिपरा काट, रास्ता तक नहीं जाने का है। वहां के यदि कोई बच्चे बीमार हो जाए या कोई हो तो उसको लाने के लिए मुश्किल है, एक मोटरसाइकिल तक बरसात में नहीं जाती। वैसे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है।
आप नीरसा क्षेत्र में मेरा गड़िया में चले जाइए, हिकी मराग एक जगह है जहां 4 महीना आवागमन का साधन नहीं है। वैसे क्षेत्र के बच्चों को जहां पर गरीबी बहुत है, धनबाद में बहुत सारे ITI हैं, 48 ITI कॉलेज है और सभी वे लोग व्यवसाय के रूप में ITI संस्थान खोले हुए हैं। एक भी ITI संस्थान ऐसा नहीं है जो गरीबों के लिए समर्पित हो। हमारा संस्थान केसरी देवी मेमोरियल ITI विगत 5 वर्षों से चल रहा है, 7 वर्षों से चल रहा है और करीब 100 गरीब बच्चे को फ्री में आवास देकर मैं शिक्षित कर रहा हूँ, हॉस्टल देकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी उन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं रहता है, उसको मैं आकर करके व्यवस्था किसी तरह से कर रहा हूँ। मेरा आप सभी से आग्रह है कि पूरे धनबाद के विकास की बात सोचे, न कि सिर्फ धनबाद शहर, धनबाद के गांव में आप जाएं, आधे बदन पर वस्त्र नहीं रहता। जब तक उनका हम लोग विकास नहीं करते हैं, उनको शिक्षित नहीं करते हैं, तब तक धनबाद का चहुमुखी विकास बिल्कुल संभव नहीं है और उसमें हमारा पर्सनल रूप से प्रयास है। मैं हर गांव में हर सप्ताह जाता हूँ, वैसे गरीब बच्चों को पकड़ता हूँ और उसको पढ़ाने का काम करता हूँ और सभी से आग्रह है कि धनबाद में उच्च शिक्षा में सुधार लाया जाए। मैं घटना बता रहा हूँ संक्षिप्त में, यदि आप समय दें। 1 मिनट नहीं मैं कहता हूँ। मुझे मौका मिला SSLT विमेंस कॉलेज में पढ़ाने का, जब पॉलिटिकल साइंस PG की पढ़ाई हो गई। जब मैं पहला क्लास में गया, मैं हाथ टोलाते हुए गया था, मैं पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था। लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ा पाऊंगा। जब मैं विषय वस्तु शुरू किया, लड़कियों से पूछा कि आप ही लोग बताओ मैं क्या पढ़ाऊं। जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो दूसरे दिन हॉल भर गया, 12 दिन मुश्किल 20 बच्चे थे। दूसरे दिन से मेरे क्लास में हॉल भरा था और उन लोगों का कमेंट था कि यहाँ लोग प्रोफेसर आते हैं, डायरी खोलते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखा देते हैं। यह उच्च शिक्षा नहीं होता। उस शिक्षा के लिए जरूरी है कि जितने भी प्रोफेसर हैं वो पहले किताब पढ़ें और किताब पढ़ करके सही ज्ञान दें। धनबाद में उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग सोचे, उस पर विचार करें। कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने प्रोफेसर से रिसर्च करवाएं और सही मार्गदर्शन में उनका विकास करें, जिससे कि बच्चे का पलायन दिल्ली नहीं हो सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा आप विश्वविद्यालय को बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विदा करता हूं। धन्यवाद। अब मैं रोक कर बाहर जाने के लिए शिक्षित करते हैं, तो इससे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपका प्रयास भी है कि बाहर हमारे धनबाद के बच्चे कॉम्पिटिटिव हो और अच्छे जगहों पर जाए, तो आप धनबाद के बच्चों का पलायन रोकने के बारे में यदि कोई आपका सुझाव हो, उस पर भी आधे मिनट में चर्चा कर सकते हैं। बाकी आप जैसा चलें। धन्यवाद। हमारे सभी माननीय गण, आप सबों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। एंड सिटी लाइफ को सर एक बात जरूर कहेंगे कि 12 साल हुए हैं। इन्होंने कहा है कि झारखंड का सबसे पुराना फसल होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, तो आपको इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि फिर धनबाद ही क्यों, पूरे झारखंड क्यों नहीं। और जो हम लोगों ने एक टैगलाइन दिया है कि धनबाद का कैसे हो चहुमुखी विकास, धनबाद के साथ झारखंड का कैसे हो चहुमुखी विकास, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम धनबाद के हैं, आपने कहा है कि पलायन रुकनी चाहिए। मुझे ये गर्व होता है हमारे इंस्टीट्यूशन में पाकुड़, पटना, देवघर, दुमका, बिहार एंड इवन उड़ीसा से बच्चे आकर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि कांता सर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि मैं गरीब बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सर हमारी संस्था भी वैसे वैसे प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं, वैसे जिला, वैसे गांव, वैसे ब्लॉक के बच्चे आ रहे हैं और वो
समझते हैं कि सर जैसा आपने कहा यहाँ पर अच्छे स्कूल की कमी नहीं है, क्योंकि हमने झारखंड को भी देखा, बिहार को भी देखा, हर जगह के बच्चों को हम देख रहे हैं। अगर तुलना करें तो बिहार से ज्यादा अच्छी स्कूलिंग धनबाद की है, झारखंड की है, हमने जो महसूस किया है। और यहाँ के बच्चे को अगर सही गाइडलाइन दी जा रही है तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। इवन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इस ब्लॉक से एक बच्चे भी, एक गांव के ऐसे बच्चे इस बार मेडिकल निकाला जिसने कहा कि सर हमारे ब्लॉक में एक भी डॉक्टर तो नहीं थे, मेरे गांव में अब तक कोई एक ग्रेजुएशन भी नहीं था। हमें वहां से पढ़ के आया, मुझे गर्व है कि हमारे सामने डॉक्टर नहीं जहाँ बैठे हुए हैं, और शायद आप बहुत पुराने बच्चे हैं, यहाँ के ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर आप चला रहे हैं। मैं सर आपको बताऊं, जैसा आपने कहा कि पलायन, हकीकत है कि जब 2003 में हम लोग जब यहाँ आए थे तो आने के बाद हमने देखा 2000 में झारखंड बना है, झारखंड का 24 साल हुआ, और उस पीरियड में हमने देखा कि यहाँ के मैक्सिमम बच्चे पलायन करते थे बाहर ही जाकर के पढ़ने के लिए। लेकिन आज ये सब दशा उल्टी हुई है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते हैं, कोटा दिल्ली से जाने के बाद बच्चे बैक टू रिटर्न आते हैं एंड फिर यहाँ पर सफलता हासिल करना है, कर रहे हैं। ये पढ़ना तो उनको एक काफी बेस्टी है। तो आप उस पर जान रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब और धीरज साहब बैठे हुए इनके सानिध्य लगातार मिलता रहा है। तो सर पलायन यहाँ से रुकेगी और रुकना चाहिए, लेकिन सच है कि ये स्कूलिंग अगर अच्छी है तो वहाँ की टीचिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के मेंटर्स अच्छे होने चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने भी महसूस किया है कि आफ्टर कोविड काल जो बच्चे एंड्रॉइड फोन के माध्यम से अब जिस तरीके का अट्रैक्ट हो गए हैं, तो वैसे बच्चे को संभालना, बचाना, और सर शिक्षा एक ऐसी चीज है ना कि जब तक एजुकेशन सही नहीं होगा तो कोई भी सेक्टर सही नहीं हो सकता। यहाँ की लीडरशिप भी सही नहीं होगी एंड इवन यहाँ के अच्छे उद्योग भी नहीं होंगे। अदरवाइज झारखंड में करियर क्या है? गवर्नमेंट इसे बड़े अच्छे तरीके से सजाया है, संवारा है। इसको बचाने के लिए, संभालने के लिए वैसे लोगों को भी अभी ये आती है, बातें आ रही है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है संस्थान परंपरा की। मैं पॉलिटिक्स नहीं जाना चाहता, बट ये क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ के आदिवासी जन को सही एजुकेशन नहीं मिला, सही लोग शिक्षित करने वाले लोग नहीं मिले हैं। तो एजुकेशन जब तक सही नहीं होगा तब तक धनबाद के साथ साथ पूरे की दशा और दिशा को नहीं बदल सकते। इसलिए उस गरीब के बच्चे तक और उस आखिरी गोदाम तक वो बच्चा अगर नीडी है और अगर उसमें टैलेंट है, उसका गुजरने का जज्बा है, तो वैसे बच्चे को सहयोग होना चाहिए। ये धन्यवाद। और गोल की भूमिका रही है कि कम से कम एक क्षेत्र में पलायन रुका है, कोचिंग के लिए कम से कम बच्चे रुकते हैं। तो आप बताइए बाद में। अब मैं धीरज जी से निवेदन करूंगा, हमारे पुराने साथी, के थोड़ा सा ये जो मुद्दा है उच्च शिक्षा को स्ट्रेंथन करने का, IIT ISM तो कर ही रहा है और IIT ISM तो ये रिवर्स पलायन करवाता है, यानी देश विदेश के बच्चे यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ का पलायन कैसे रुके, इस पर भी थोड़ा सा फोकस समय सीमा के अंदर। जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, जरूर बताएंगे क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं पलायन को रोकने के लिए। मैं एक छोटा सा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी देश को, किसी राज्य को और किसी सिटी को आगे बढ़ाना है, प्रोस्पर कराना है, तो रोजगार खोजने की बात नहीं करनी होगी, रोजगार देने की बात करनी होगी। तो हमारे जो युवा लोग हैं वो रोजगार खोजे नहीं, रोजगार कैसे दें आगे चल के उसकी बात करनी होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए IIT ISM ने पिछले कुछ सालों में इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया है और हम झारखंड के बच्चों के लिए, जो इनोवेटिव बच्चे हैं, जो इनोवेटिव युवाएं हैं, युवा शक्ति हैं, उनको हम इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जोड़ रहे हैं। और अभी आपको जान के खुशी होगी कि आउट ऑफ 76 स्टार्टअप्स 60+ स्टार्टअप जो है हमारे अपने झारखंड के स्टार्टअप्स हैं। ये अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है। और उस स्टार्टअप में आप देखेंगे झारखंड में धनबाद के आसपास के स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारी एक इनोवेशन की एक कंपनी है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC, वहाँ पे 46 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि झारखंड में धनबाद, बोकारो, टुंडी, निरसा ये सबसे जुड़े हुए हैं। तो इस माध्यम से हम लोग उस शिक्षा में, जब तक आप IIT में दाखिला लेते हैं तो IIT JEE आप कंप्लीट नहीं करते तो हम दाखिला नहीं ले सकते हैं आपका। बट अदर देन दैट हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दूसरा एक और हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो GER,
GER को हम कैसे बनाएं, उसके लिए हमने क्या कर दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का कार्यक्रम चालू कर दिया है। अगर आप डिप्लॉयड हैं, आपने IIT ISM से BTech नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो आपके पास ऑप्शन है एमटेक, ऑनलाइन एमटेक कर लें। आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन दूसरा कोर्स कर लें। आपके पास ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और नवाचार शिक्षा IIT ISM से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय आज उस स्थिति में है कि वो चाहे तो एक बहुत बड़े लेवल तक पलायन रोक सकता है और यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। इस मामले में आप क्या प्रयास कर सकते हैं और किस तरह से, चूंकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपने PGU का वो गौरव देखा है, मैं भी वहीं का छात्र हूँ, तो मुझे लगता है कि आपसे हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले आप जोहार। मैं गिन रहा था कि कितने बार यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के द्वारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया। प्रथम सत्र में 1 बार और ये दूसरे सत्र में 2 बार, वो भी बड़ा सूक्ष्म रूप से। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज बहुत आसानी से मिलता है, नजदीक रहता है और उसका अपार कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो सहज है, सुगम है, सरल है और बहुत कम पैसे पर मिलता है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। मुझे आए 3 महीना भी नहीं हुआ। मूल रूप से देखेंगे ये 23 मार्च 2017 को इसका जो शुरुआत हुआ, 11 अप्रैल 2017 को पास हुआ, 23 नवंबर 2017 को इसका शिलान्यास हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे तो मोटा मोटी 5-5.5 साल हुआ। इसके अंतर्गत 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, 18 आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 25 बीएड हैं, 2 इंजीनियरिंग है, 2 लॉ है, 1 मेडिकल है, 1 माइनॉरिटी है। पोर्टल पर जाके देखेंगे तो मात्र अकेला विश्वविद्यालय दोनों जिलों को मिला के 1 लाख लड़कों को प्रति वर्ष 1 लाख लड़कों को प्रति वर्ष शिक्षा देने का प्रयास कर रहा। हमारे जो है ISM के डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा जो बताया गया है GER, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। अगर आप हायर एजुकेशन का GER देखेंगे वो लेस देन 30 है और इस एरिया का देखेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से उससे भी कम है। ये GR अगर 50% हो जाए, जबकि लक्ष्य केवल 30% का रखा गया है, जो शायद 30 और 35 तक होगा। ये कैसे प्रभावित होता है? इसके मूल रूप से 3 चीजें होती हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी हो, बेहतर फैसिलिटीज हो और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा। इसको 2 शब्दों में मैं बता दे रहा हूँ, नाम लेके। कुछ ऐसे जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने उनके द्वारा बनाया गया है, कुछ ऐसे सुदूर इलाके में हैं जहाँ गाड़ी लेकर आप जा भी नहीं सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी नील, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी नील, इंटरनेट कनेक्टिविटी नील।
इन सब चीजों के लिए राजनीतिक सपोर्ट होना चाहिए, प्रशासनिक सपोर्ट होना चाहिए, वहां के व्यक्तियों का भी सपोर्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। जहां तक बच्चों के कंट्रीब्यूशन का है, ये जो कुछ दिनों में हमने इकट्ठा किया है डाटा, इस विद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेज हैं वहाँ के एलुमनस नासा में भी हैं, एक से एक अच्छे जगह पर। लेकिन कभी कभी होता है गुदड़ी के लाल को जहाँ गुदड़ी रहते हैं वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं, बॉम्बे के लोग जानते हैं, नासा में जानेंगे और विदेशों में जानेंगे। तो वो मैं बताने का, जलाने का और सबका प्रयास करूंगा। और मुझे हर्ष है, खुशी है कि बहुत सारे काम हम लोगों ने मिलजुल के किया है और यहाँ के हर वर्ग का फिलहाल अभी 3 महीने तक हमको पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। और जो हमसे करने लायक था, जो चांसलर पोर्टल होता है नियमानुसार एक बार बंद होने के बाद खुलता नहीं है, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हमने परमिशन लेके हाथ जोड़ के 5 बार खोल लिया, जिससे बच्चों का एडमिशन हो जाए। उसके पीछे कारण है, डेट निर्धारित हो गया कि इस तिथि को बंद हो जाएगा। सुदूर ग्रामीण इलाके के बालक या बालिका जो भी हैं, उनको स्थिति का क्या नहीं है, जिसके वजह से वो भर नहीं पाते। और जब उनको पता चलता है तो फिर आके प्रयास करते हैं, और उस प्रयास करने के लिए स्वाभाविक है किसी न किसी से वो मदद लेंगे। मदद लेने में कभी कभी होता क्या है कि इतना विलंब हो जाता है कि खोलना भी कष्टदायी होता है और न खोलना भी दुखदायी होता है। एग्जाम का टाइम आ गया तब तक पोर्टल खोलेंगे तो क्या पढ़ेगा, नहीं खोलेंगे तो उसका 1 साल का नुकसान हो जाएगा, उसका भविष्य बेकार हो जाएगा। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर आगे लेके चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझको यहाँ के हर जन का जो है अभी तक सहयोग मिला है और आशा करूँगा कि आगे भी जहाँ कोई दिक्कत आएगी आप लोग सब लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन ये जो मौका है तो हम बता भी दें, कल मेरे ही नाम का बताना जरूरी है, फेक आईडी व्हाट्सएप बना के लोगों को भेजा जा रहा है। तो कभी इस पर किसी भी प्रकार का कोई बात आती है या कोई कुछ आता है तो उस पर ध्यान न दें। जो वेबसाइट पर हमारा ईमेल है और जो वेबसाइट पर ऑफिशियल मोबाइल नंबर है उसी पर कोई चीज आता है तो कृपया उसका ध्यान दें, स्मरण लें, अन्यथा फेक पर लेने की जरूरत नहीं है, कभी कुछ नुकसान हो सकता है। और अंत में आप सब लोगों का साधुवाद था। जी डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, कोई भी उच्च शिक्षा का एक इंस्टीट्यूशन का जब देखेंगे, जैसे कि मैं अगर एक पूछूंगा होल वर्ल्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, आप तुरंत बोलेंगे MIT, मैसाचुसेट्स के आंसर आता है। ये क्यों आता है? ये आता है उस जगह का रिसर्च के लिए, उस जगह का जो स्टूडेंट वहीं से निकलते हैं वहाँ किस जगह में वो लोग नौकरी कर रहे हैं एंड किस रूप में वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये अगर हम अंदर में ये भी देखेंगे, जैसे इस टाइप का इंस्टीट्यूट आ जाता है ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री उसके चारों तरफ खींच के आए। जैसे कि
हम बोल सकते हैं कि एक मधुमक्खी है तो उसको चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस टाइप का चीजें बनता है एंड एक क्लस्टर बनता है। जैसे ये क्लस्टर बन जाए आपका ऑटोमेटिकली वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ेगा आपका एक सर्कुलर इकोनॉमी में चीज घूम जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एक हायर एजुकेशनल स्पेसिफिकली लाइक IIT उसका स्टैंडिंग वेरी वेरी वो अगर एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट हिसाब से माना जाए, लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बन जाएगा। आज हम इधर एयरपोर्ट के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ 500 इंडस्ट्री आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट बन जाएगा और इंडस्ट्री पर आने वाला। जैसे कि इवन अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से दुर्गापुर एयरपोर्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ वो क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ। सो एक सर्कुलर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दोनों चलती। जिस हिसाब से हमारा डेप्यूटी डायरेक्टर भी बोले, ये बनाने के लिए IIT धनबाद में काफी एफर्ट किया गया है एंड जो बोल रहे थे कि स्टार्टअप कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है उधर। इवन हमारा जो स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं उनके बीच में वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो वो भी हमारा काफी प्रयास है। थैंक यू दूसरा इस सत्र के समापन की ओर हम पहुंच चुके हैं। एक दो सवाल हम लोग अलाउ कर सकते हैं, समय का अभाव है। अगर कोई चाहे तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना नाम और परिचय और जिस पैनलिस्ट से सवाल है उनका नाम। कोई सवाल? अपने बच्चे को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा सरकारी स्कूल में पढ़े। कोई शिक्षकों को मानदेय मिलती है मगर शिक्षा के नाम पे जीरो। बस इतना ही सवाल सर सभी से। धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सच है, आप एक बात समझें, हमको जितने लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं हम भी कभी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हुए हैं। शायद सर आप लोग CBSE बोर्ड से हो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद क्योंकि उस समय CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड की प्रचलन कम थी। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की कमी, हकीकत है कि अच्छे टीचर भी वहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं विल पावर की कमी है गवर्नमेंट की या सब कुछ की। आगे बातें आ रही है कि 5+3+3+4 ये नेशनल एजुकेशन जो आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप ये देखें। अब उसको इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि बच्चे को, जो कि हम लोगों ने जो अब तक किया है वो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी पे दिया है। और आप ये देखें कि हम लोग कल के डेट में पूरे विश्व को पढ़ाते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। आप ये देखें वो भी गवर्नमेंट द्वारा संचालित थी। आज गवर्नमेंट की चीजें हैं, अगर टीचर को किन्हीं और चीजों में आप इन्वॉल्व कर देते हैं, आप अगर उस लेवल के टीचर को अगर आप अपॉइंट नहीं करते हैं, अगर टीचर की जो इमोशनल एजुकेशन नहीं मिला हुआ हो, क्योंकि हमारा एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हुए हैं और आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत कम पड़ी है। अगर वो चीजें स्कूल में मिलती, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका है, लेकिन यहाँ पर है कि कहीं न कहीं एक विल पावर की कमी है। एंड दूसरी, टीचर को इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होना चाहिए, जो कि अभी सर ने बताया कि मैक्सिमम लोग पैसे कमाने के भाव से काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन को न बेचा जा सकता है और नहीं उसे खरीदा जा सकता है। उसे इमोशन में लेकर के और राष्ट्र भावना की सोच के तहत जब गवर्नमेंट भी अगर पॉजिटिव सोच के साथ उसे कोशिश करे एंड सरकारी स्कूलों को संरक्षण दे और उन पे एक सही तरीके से निगरानी करे। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि आप स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, हमने तो देखा CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड हर बच्चे को टेंशन है, किताब आंसर हो गया कि 99.95% क्वेश्चन आना आंसर हो गया। एक सवाल और माइक ले
IIT सर से पूछना चाहता हूँ। एक ही सवाल क्योंकि सर चहुमुखी विकास की बात है तो समस्या भी यहाँ चहुमुखी है। जैसे हमारे यहाँ प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या है। सर बता रहे थे कि जॉब ओरिएंटेड सिटी होना चाहिए, तो क्या IIT और VC साहब के साथ ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का कोई कंबाइंड प्रोग्राम या ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स को जो IIT के स्टार्टअप्स हैं उसमें जो ITI होल्डर है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके, या जो BBMTU के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके, या स्टेट गवर्नमेंट या नगर निगम जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ कोई ज्वाइंट वेंचर बनाकर यहाँ के किसी सर्वे में पार्टिसिपेंट बना सके, जिससे उसको कुछ एक रोजगार का माध्यम शॉर्ट टाइम ही हो लेकिन उपलब्ध हो सके। एक सवाल सर, और दूसरा इसी से रिलेटेड कि IIT और BBMTU के पास धनबाद में पॉल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम करने का कोई विचार है? बहुत ही सटीक सवाल है आपका। मैं जस्ट इसमें बताऊंगा कि IIT धनबाद नगर निगम के साथ एक MOU किया हुआ है, जिसमें हमने धनबाद मास्टर प्लान हम बना के दे रहे हैं नगर निगम को, और ऑलमोस्ट मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। उस मास्टर प्लान में केवल कचरा प्रबंधन नहीं है, केवल जितने सारे स्कूल, कॉलेज, रोड नेटवर्क, हॉस्पिटल्स, उसका प्रबंधन का केवल बात नहीं कर रहे हैं, ये डिजिटल सपोर्ट सिस्टम बना के उनको हम दे रहे हैं। एंड उसके लिए हम नगर निगम से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने 50 लाख प्लस रुपया खर्च कर चुके हैं उसमें। अब यह नगर निगम जो हम बना के दे रहे हैं डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, वो नगर निगम किस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा खिलाड़ी का योगदान धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा विनोद बिहारी मोहम्मद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के साथ क्या MOU है फॉर इम्प्रूविंग स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम। तो DC साहब अभी जस्ट आए हैं, नए आए हैं। इसे पुराने DC साहब को ही पता है कि हम धनबाद के जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वैसे SLNT हो, चाहे PK राय कॉलेज हो, वहाँ जा रहे हैं। हमारी जो इनक्यूबेटर 3 इनक्यूबेटर है IITI, तीनों इनक्यूबेटर इनोवेशन का काम करती है। हमारी इनको एक ऑफर मिला हुआ है इस कॉलेजेस को कि आपके बच्चे हमारे यहाँ पे आए, उनसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, उनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और स्टार्टअप सीड फंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और उस सीड फंड सपोर्ट से अपना इनोवेशन का काम कर सकते हैं। अगर पॉल्यूशन के लिए कुछ एक नया कुछ आप इनोवेटिव वर्क बना रहे हैं, एक सजेशन सुझाव दे रहे हैं, उस पर लोग फंड करने की तैयार है। जहाँ तक जो आसपास के तालाब या जो छोटी छोटी नालियाँ, नदियों का चक्कर है, उस पर हम लोगों ने नगर निगम को कंसल्टेंसी दे चुके हैं, उसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बता दिया तो जब वो करीब ऑलरेडी प्रैक्टिकली हो रहा है, चल रहा है। मेरे यहाँ से बच्चे IIT में भी जाके काम करते हैं, सिम्फर में भी जाके काम करते हैं। कभी 5 दिन पहले सिम्फर में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मेरे यहाँ डॉक्टर नर्मदा गुप्ता जी, उन्होंने हमसे कहा, मैंने कहा तुरंत ये डॉक्टर परमिशन लीजिए, अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ भेजिए, बच्चे से कार्य कराइए। फिर मैं कहूँगा बहुत सारा कार्य हो रहा है लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि बच्चे वेबसाइट को सर्च नहीं कर रहे हैं, IT सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल रहा है। अगर झारखंड सरकार के हायर एजुकेशन के वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार की स्कॉलरशिप विभिन्न क्षेत्रों में दी जा रही है, सभी क्षेत्रों में उससे ज्यादा अमाउंट झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, परंतु कोई भी छात्र गैर जानकारी के वजह से उसको यूज नहीं कर पा रहा। तो हम लोगों को खुशी होना चाहिए। आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, हायर एजुकेशन झारखंड सरकार। धन्यवाद।
एक बच्चे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पे शिक्षा जो सरकारी विद्यालयों में है बंद से बदतर है, वो एक कमाल है। और लगभग अगर जितने भी शिक्षा जगत के लोग बैठे हुए या मैं भी अपने बच्चे को मैं कभी पसंद नहीं करूँगा सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई पसंद नहीं करता, ना कोई भेजते। अगर सरकारी यहाँ कोई भी है आप मान लो बोल दो कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल से लेकर कोई भी ऐसा जहाँ पे है खड़ा बता दो कि मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी उसको ऐसा नहीं है आपको, ऐसा शिक्षा जगत में और लाखों लाख रुपए से शिक्षकों को मानदेय मिलती है, मगर शिक्षा के नाम पे जीरो। बस रहता ही सवाल सभी सरकारी स्कूल नहीं पढ़ते आए, शायद सर आपको सीबीएसई बोर्ड को पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस समय से जो सीबीएसई बोर्ड आई बोर्ड की प्रचलन कम थी। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की कभी हकीकत है कि अच्छे टीचर वहाँ पर नहीं दे पा रहे। हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं विल पावर की कमी है गवर्नमेंट की, या सब कुछ आगे बातें आ रही है हाई प्लस ये गवर्नमेंट की बड़ी समस्या है। सर बता रहे थे कि जॉब होना चाहिए, तो क्या आईआईटी और दूसरा के साथ ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का कोई कंबाइंड प्रोग्राम या जॉइंट प्रोग्राम है जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को जो आईआईटी के स्टार्टअप्स हैं उसमें जो आईआईटी होल्डर है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके, या जो पीटीएमयू के स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, या स्टेट गवर्नमेंट या नगर निगम जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर बनाकर यहाँ के किसी सर्वे में पार्टिसिपेंट बना सके, जिससे उसको एक रोजगार का माध्यम शॉर्ट टाइम उपलब्ध हो सके। एक सवाल। और दूसरा इसी से रिलेटेड कि आईआईटी और बीटीएमयू के पास धनबाद में पॉल्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम करने का कोई विचार है? हम बना के दे रहे हैं नगर निगम को और ऑलमोस्ट मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। उस मास्टर प्लान में केवल कचरा प्रबंधन नहीं है, केवल जितने सारे स्कूल, कॉलेज, रोड नेटवर्क, हॉस्पिटल्स उसका प्रबंधन का केवल बात नहीं कर रहे, इसे डिजिटल सपोर्ट सिस्टम बना के उनको हम दे रहे हैं। एंड उसके लिए हम नगर निगम से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने 50 लाख प्लस रुपया खर्च कर चुके हैं उसमें। अब यह है कि नगर निगम जो हम बना के दे रहे हैं डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, वो नगर निगम के जब से उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा गिलहरी का योगदान धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। दूसरा तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा विनोद बिहारी मौजूद कोलाचो यूनिवर्सिटी के साथ क्या एमओयू है फॉर इम्प्रूविंग स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम। तो पीसी साहब अभी जस्ट आए हैं, नए आए हैं, किसी पुराने पीसी साहब को ही पता है कि हम धनबाद के जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो SSLNT हो चाहे पीके कॉलेज हो, वहाँ हम जा रहे हैं। हमारी जो इंक्यूबेटर 3 इंक्यूबेटर है IITIS, वो इनोवेशन का काम करती है। हमारी इनको एक ऑफर मिला हुआ है इस कॉलेजेस को कि आपके बच्चे हमारे यहाँ पे आए, उनसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, उनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और स्टार्टअप सीड फंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो सीड फंड सपोर्ट से अपना इनोवेशन का काम कर सकते हैं। अगर पॉल्यूशन के लिए कुछ नया कुछ आप इनोवेटिव वर्क बना रहे हैं, एक सजेशन सुझाव दे रहे हैं, उस पर हम फंड करने के तैयार हैं। जहाँ तक जो आसपास के तालाब या जो छोटी छोटी नालियाँ नदियों का चक्कर है, उसमें हम लोगों ने नगर निगम को कंसल्टेंसी दे चुके हैं, उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं किया है। धन्यवाद। समापन इस तरह से हो रहा है। अब बारी है अगले सत्र की ओर बढ़ने की। चूंकि समय कम है इसलिए हमारे पास 4 सत्र भी बचे हुए हैं। एक सत्र चैम्बर का है, एक हेल्थ सेक्टर का है, एक सोशल एक्टिविस्ट का है और एक जो है वो महिलाओं को लेकर के है। तो 4 सत्र बचे हुए हैं। इसमें 2 सत्र हम लोग संयुक्त रूप से चलाएंगे, महिलाओं का और हेल्थ सेक्टर का एक साथ कराएंगे और चैम्बर और सोशल एक्टिविस्ट का एक साथ कराएंगे। और तो अब आगे बढ़ते हुए इस सत्र के जो हमारे माननीय वक्ता हैं और व्यक्तित्व, शानदार व्यक्तित्व हैं शैक्षणिक क्षेत्र के, इन लोगों को सम्मानित करने के लिए छोटा सा स्मृति चिन्ह हम अपनी तरफ से पेश करना चाहते हैं। सिट लाइन की तरफ से जो ये लोग बोल रहे थे जिससे उस समय की तस्वीर खींची गई, उसे फिर एल्बम में ढाल करके इन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाएगा। इन जैसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करना हमारे लिए सम्मान देने जैसा नहीं है, बिल्कुल खुद सम्मान लेने जैसा है, क्योंकि इनको सम्मानित करने से ही हमारा गौरव बढ़ रहा है। तो
तो उम्मीद है कि वक्ता लोग हमारा सम्मान ग्रहण करेंगे शिफ्ट टाइप की तरफ से। मैं नवनीति से आग्रह करूंगा कि हमारे मंचासीन वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही यह सत्र समाप्त होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि धनबाद के चहुमुखी विकास की कुंजी शिक्षा में ही नहीं है और इन तमाम लोगों ने जो विचार रखे हैं मुझे लगता है हमारे बीच